नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भाषा का निरंतर विकास होता रहता है। भाषा के विकास की इसी प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा के माध्यम से प्रकट किए जाने वाले किसी भाव या विचार के अनुरूप यदि उपयुक्त शब्द न मिले या भाव व विचारों को कम शब्दों के माध्यम से संक्षेप में कहने की आवश्यकता महसूस हो तो नवीन शब्द के निर्माण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत समास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वीडियो में हम समास से संबंधित निम्न बातों की जानकारी करेंगे। समास क्या है? पूर्व पद या उत्तर पद क्या होता है? सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं? समास विग्रह क्या है? समास में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं? समास के कितने प्रकार या भेद होते हैं? समास के भेदों की पहचान किस प्रकार करें और समास के उदाहरण किस प्रकार लिखें? समास की जानकारी करते समय जो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है वह यह है कि समास क्या है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ है उपयुक्त या उचित एवं आस का अर्थ है पास आना। अतः इसका अर्थ हुआ दो या दो से अधिक शब्दों का उपयुक्त या उचित रूप से पास या निकट आना। इसी आधार पर समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो समास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का अथवा प्रसर्गों का लोप करके या उसे हटाकर किसी नवीन शब्द की रचना की जाती है। अब हम समास के अंतर्गत पूर्व पद व उत्तर पद की जानकारी करेंगे। समास रचना में प्राय दो पद या शब्द होते हैं। पहले पद या शब्द को पूर्व पद कहा जाता है तथा दूसरे पद या शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। उदाहरण के रूप में काली है जो मिर्च अर्थात काली मिर्च। काली मिर्च सामासिक पद में काली पद पूर्व पद है और मिर्च पद उत्तर पद है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, हाथ के लिए कड़ी अर्थात हथकड़ी। हथकड़ी सामासिक पद में हाथ पद पूर्व पद है और कड़ी पद उत्तर पद है। अब हम जानेंगे कि सामासिक पद या समस्त पद क्या होता है। समास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस नवीन शब्द की रचना की जाती है उसे सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। इसमें रसोई और घर इन दोनों शब्दों के मध्य के प्रसर्ग के लिए का लोप करके रसोई घर रूपी नवीन शब्द की रचना की गई है। इस प्रकार के लिए प्रसर्ग को लोप करके या हटाकर नवीन शब्द बनाने की इस प्रक्रिया को समास कहा जाएगा और समास के परिणाम स्वरूप बनने वाले नवीन शब्द रसोई घर को सामासिक पद या समस्त पद कहा जाएगा। अब हम जानेंगे समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह का तात्पर्य है किसी सामासिक पद को उसके पूर्व वाली स्थिति में लाना, अर्थात सामासिक पद बनाते समय जिन प्रसर्गों या शब्दों का लोप किया गया था या उन्हें हटाया गया था उन्हें पुनः जोड़ते हुए पूर्व वाली स्थिति में लिखना। उदाहरण के रूप में युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि। इस उदाहरण में युद्ध भूमि पद का पूर्व रूप है युद्ध के लिए भूमि। अतः सामासिक पद युद्ध भूमि के लिए यही उसका समास विग्रह होगा। समास में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। समास के अंतर्गत शब्दों का मेल होता है, वर्णों का नहीं। समास में कम से कम दो पदों या शब्दों का मेल होता है। कई स्थानों पर समास की यह परिभाषा दी जाती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, किंतु यह परिभाषा पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि नया बनने वाला शब्द समास नहीं बल्कि सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समास कोई शब्द नहीं है बल्कि वह तो शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है। पूर्व पद प्रधान समास है अव्ययीभाव समास।
उत्तर पद प्रधान समास हैं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह है द्वंद्व समास, और जिस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं वह है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। अब हम देखेंगे समास के भेद या प्रकारों को। समास के कुल 6 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। सर्वप्रथम हम समझेंगे अव्ययीभाव समास को। यदि परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका ही अर्थ प्रधान होता है तथा सामासिक पद अव्यय का भाव प्रकट करता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि में नहीं बदलता है, वह अपरिवर्तनशील रहता है। अव्ययीभाव समास 4 प्रकार से बनता है। पहला पद उपसर्ग होने पर, उदाहरण के रूप में प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, आमरण अर्थात मृत्यु तक। पहला पद अव्यय होने पर, इसका उदाहरण है यथासाध्य अर्थात जितना साधा जा सके, यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। दूसरा पद अव्यय होने पर, उदाहरण के रूप में नित्य प्रति अर्थात जो नित्य हो, सरयू पार अर्थात सरयू के पार। पद की आवृत्ति होने पर, उदाहरण के रूप में घर घर अर्थात घर के बाद घर या प्रत्येक घर, भागम भाग भागने के बाद भागना। दूसरा समास है द्विगु समास। यदि परिभाषा की दृष्टि से देखें तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद प्रधान हो तथा सामासिक पद किसी समूह या समाहार का भाव प्रकट करे उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं दोपहर, जिसका समास विग्रह है 2 पैरों का समाहार, शताब्दी 100 सालों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह या समाहार, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, त्रिफला इसका समास विग्रह है 3 फलों का समूह। अगला समास है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके उदाहरण हैं सुलोचना, इसका समास विग्रह है सुंदर है जिसके लोचन, प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक, महाजन महान है जो जन, कुसुम कोमल कुसुम के समान है जो कोमल, मृगनयनी मृग के समान नैनों वाली, गुरुदेव गुरु रूपी देव, लोह पुरुष इसका समास विग्रह है लोहे के समान पुरुष। अगला समास है तत्पुरुष समास, जिसकी परिभाषा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य कार्य विभक्ति का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में लिंग और वचन का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार होता है। इस समास के पूर्व पद में ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास के प्रकार या भेद तथा उसके उदाहरण इस प्रकार हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कर्ता तथा संबोधन कारकों की विभक्तियों को छोड़कर अन्य सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। इसी आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। विग्रह में कारक विभक्ति की दृष्टि से जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। इसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। उदाहरण है जेब कतरा, जिसका समास विग्रह है जेब को कतरने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा भेद या प्रकार है करण तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण हैं तुलसीकृत, समास विग्रह होगा तुलसी द्वारा कृत। मदांध, इसका समास विग्रह है मद से अंधा। तीसरा भेद या प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण हैं सत्याग्रह,
समास विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। चौथा भेद या प्रकार है अपादान तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा। पांचवा भेद या प्रकार है संबंध तत्पुरुष समास। उदाहरण है पदाकांक्षा, समास विग्रह होगा पद की आकांक्षा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। छठा भेद या प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। उदाहरण है पर्वतारोहण, समास विग्रह होगा पर्वत पर आरोहण। वनवास, वन में वास। अगला समास है द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने में दोनों पदों के बीच और, या, तथा, अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण हैं माता पिता, समास विग्रह होगा माता और पिता। सुरासुर, सुर या असुर। 26, 6 और 20। 18, 8 और 10। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। 2, 4, 2 या 4। सुख दुख, इसका समास विग्रह है सुख और दुख। अगला समास है बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के विग्रह में है जिसका, है जिसकी, है जिसके, है जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं गजानन, इसका समास विग्रह है गज का है आनन जिसका, अर्थात भगवान गणेश। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह, अर्थात भगवान कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके वह, अर्थात भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण। जलज, जल में जन्म लेने वाला है जो वह, अर्थात कमल। दिगंबर, दिशाएं ही है जिसका अंबर, ऐसा वह, अर्थात भगवान शिव। चतुर्भुज, इसका समास विग्रह है चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। इस वीडियो में हमने समास और उसके प्रकारों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलिए। धन्यवाद।